एवरीवन सो वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी जीएस 2। ठीक है, लेक्चर 68। लास्ट लेक्चर में हमने फेडरलिज्म के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करे थे जो कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड हैं। ठीक है, कंपेटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कंपेटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब हमने डिस्कस करा था अलॉन्ग विद डिफरेंट आर्टिकल्स जो कि इस फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। राइट, वी डिस्कस लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म, कंसल्टेटिव मैकेनिज्म, डेलीगेटरी मैकेनिज्म, एडजक्टरी मैकेनिज्म, फिजिकल मैकेनिज्म। तो जैसे आपका आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन का, एडजक्टरी मैकेनिज्म 262। ठीक है, डेलीगेटरी मैकेनिज्म 258, इंटरस्टेट काउंसिल 263 जो कि कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के अंडर आता है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी प्रॉपर्ली। नाउ आज के लेक्चर्स में और अगले एक दो लेक्चर्स में हम बेसिक जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर का प्राइमरी जो कंटेंट है दैट विल बी द सरकारी कमीशन रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। ठीक है, इसके बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे जो कि रिकमेंडेशंस दी गई थी सरकारी कमीशन द्वारा। ठीक है, किस किस फील्ड में दी गई थी, जैसे आर्टिकल 356 आपका प्रेसिडेंट रूल वगैरह के बारे में दी गई हैं। ठीक है, मिसयूज़ ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके बारे में क्या क्या सजेशंस रिकमेंडेशंस हैं। देन मिसयूज़ ऑफ गवर्नर ऑफिस, मिसयूज़ ऑफ सेंट्रल फोर्सेज, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ स्टेट ऑन सेंटर एंड लेजिस्लेटिव सुपीरियरिटी। इन कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड जितने रिकमेंडेशन सरकारी कमीशन ने दिए थे उसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा विल डिस्कस द फ्यू आर्टिकल्स 1, 2, 3 एंड आर्टिकल 76 दैट इज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स इन आर्टिकल 1, पार्लियामेंट लॉ व्हेन इट कम्स टू स्टेट बाउंड्रीज, डिफाइनिंग अ न्यू स्टेट और बाइफिकेटिंग एन एग्जिस्टिंग स्टेट, वो आर्टिकल 2 में हम डिस्कस करेंगे। देन ऑन द सिमिलर ग्राउंड जो कि डिफरेंट पावर्स हैं पार्लियामेंट की व्हेन इट कम्स टू द बाउंड्री द स्टेट्स, मतलब उसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे आर्टिकल 3 में। एंड देन द लास्ट टॉपिक फॉर द डे वुड बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। ठीक है, तो आर्टिकल 76 में हम ये भी समझेंगे कि भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, तो उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो गिव द फर्स्ट हेडिंग है सरकारी रिकमेंडेशंस। जो पहला टॉपिक है आपका सरकारी कमीशन रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो इसको लिख लो पहले थोड़ा बैकग्राउंड। सरकारी कमीशन हाईलाइटेड फ्यू एरियाज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, फॉर एग्जांपल रोल ऑफ गवर्नर, मिसयूज ऑफ आर्टिकल 56, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन स्टेट, मैटर रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज, वेट ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स इन द फेवर ऑफ सेंटर। ठीक है, ये कुछ हाईलाइटेड एरियाज थे जिसमें सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि भाई टू एन एक्सटेंट इन एरियाज़ में सेंटर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए या फिर एक बेटर इंप्रूवमेंट लाने के लिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन सरकारी कमीशंस की कुछ रिकमेंडेशंस थी। ठीक है, तो इसमें लिख लो कमीशंस, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना द रिकमेंडेशन सजेस्टेड बाय सरकारी कमीशंस आर, नंबर 1, व्हेन यूनियन गवर्नमेंट proposes to carry out legislative on a subject of concurrent list then the state should compulsory be consulted। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लिस्ट, मतलब अगर कॉन्करेंट लिस्ट से कोई सब्जेक्ट उठाया जा रहा है जिस पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है तो उस पर ज़रूरी है कि आप स्टेट गवर्नमेंट से भी एक फर्स्ट लेवल ऑफ कंसल्टेशन ज़रूर करें, बिकॉज कॉन्करेंट लिस्ट में आप स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। सो इवन दो अगर सेंटर गवर्नमेंट बना रही है तो एक बेटर एफिशिएंसी के तौर पे इट शुड बी इंक्लूडेड कि आप स्टेट से भी सजेशन लें। ठीक है, सेकंड लिखो एक्सेप्ट वेयर नेशनल पर्सपेक्टिव इज रिक्वायर्ड, पार्लियामेंट शुड नॉट मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल मतलब इमेज को या नेशनल पर्सपेक्टिव को लेकर है, उनके अलावा ऐसी किसी भी कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट को नहीं आना चाहिए जो कि अननेसेसरी हो। ठीक है, लेट द स्टेट डिसाइड देयर ओन लॉज एंड रेगुलेशंस थ्रू देयर स्टेट लेजिस्लेटिव। तो सारी चीज़ें ये स्टेट पे छोड़ देनी चाहिए। हाँ, अगर कोई भी ऐसा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट है जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है या इंडिया के इमेज को इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट अपने लॉज एंड रेगुलेशन बना सकता है ऑन दो सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन इन कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तीसरा लिखो कमीशन रिकमेंडेड दैट एक्सेप्ट फॉर द टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स ऑल अदर रेसिड्यूरी पावर। ठीक है, रेसिड्यूरी RESI ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए रेसिड्यूरी, कॉन्करेंट, स्टेट लिस्ट, ये प्रॉपर हमने सारा डिस्कस करा था। ठीक है, सो कमीशन रिकमेंडेड दैट एक्सेप्ट फॉर द टैक्सेशन
related matters, all other residuary power must be transferred to concurrent list rather than being in the union list. ठीक है, तो टैक्सेशन के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अगर रेसिडुअरी पावर अगर रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर है तो वो सारी कॉन्करेंट लिस्ट में आ जानी चाहिए रादर देन यूनियन लिस्ट. ठीक है, नेक्स्ट लिखो चौथा, आर्टिकल 252 शुड बी अमेंडेड टू फिक्स द लाइफ ऑफ लॉ इनएक्टेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द मैक्सिमम ऑफ 3 years. ठीक है, तो 252 के बेसिस पे क्या है कि भाई स्टेट सेंटर को बोल सकता है कि भाई आप हमारे लिए कोई लॉज बना दो. ठीक है, तो उसकी लिमिट ये है कि आप जो रिकमेंडेशन थी कि कि जो लिमिटेशन है, मतलब जो एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि भाई 1-2 स्टेट्स आके बोल रहे हैं कि भाई स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है तो पार्लियामेंट आप उस पर एक कॉमन लॉ बना दो. ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन है कि भाई 3 साल से ज़्यादा वो उसकी लाइफ लॉ की नहीं होनी चाहिए, और अगर क्योंकि 3 साल के बाद आप उस चीज़ को दोबारा रिवाइज कर सकते हो. इसका प्राइम एग्जांपल है नक्सलिज्म. ठीक है, कोबरा यूनिट्स वगैरह जो हैं ये सब एक बेसिक लॉ भी बना है इसका. ठीक है, तो उससे आप रेफरेंस ले सकते हो. तो पार्लियामेंट के लॉ बनने के बाद 3 साल के बाद अगर स्टेट्स को लगता है कि भाई अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो 3 साल के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली. तो ये एक रिकमेंडेशन था. ठीक है, पाँचवा लिखो, प्रोविजन ऑफ 258 रिगार्डिंग द डेलीगेशन ऑफ फंक्शन शुड बी यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली एंड लिटरली. तो इसका मतलब क्या रहता है कि भाई प्रेसिडेंट अपने कुछ पावर स्टेट के गवर्नर को डेलीगेट कर सकते हैं, एंड सिमिलरली स्टेट का गवर्नर अपने कुछ पावर्स प्रेसिडेंट को डेलीगेट कर सकते हैं. ये आपस में डिस्कशंस और कंसल्टेशन के बाद ही होता है. तो इसका यूज़ और ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, जहाँ पे प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व ना होकर प्रेसिडेंट कैन आस्क द गवर्नर टू गेट इन्वॉल्व एंड गेट द थिंग्स डन. ठीक है, तो ये आर्टिकल 258 के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, छठा पॉइंट है ये रिकमेंडेशन का. इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर्स रेफर्ड टू इट द स्टेट गवर्नमेंट शुड ऑल्सो बी कंसल्टेड. ठीक है, फाइनेंस कमीशन आपका हर 5 साल के अंदर प्रेसिडेंट बनाता है, तो उसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी प्रोविजन रहते हैं, बाइफिकेशंस है, बट स्टेट का भी उसमें कंसल्टेशन होना चाहिए बिकॉज फाइनेंस कमीशन आपके जो रिकमेंडेशन देते हैं वही डिसाइड करते हैं कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में कितना टैक्स या रेवेन्यू का पैसा किस परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, कौन कौन से रेवेन्यूज़ सेंट्रल के पास डायरेक्ट आएंगे, कौन से रेवेन्यूज़ स्टेट के पास आएंगे. तो उस इन पूरे डिस्कशन के पार्ट में स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट पॉइंट जी लिख लो. 7th पॉइंट, द रेवेन्यू फ्रॉम द कॉर्पोरेट टैक्स शुड ऑल्सो बी शेयर्ड विद द स्टेट. ठीक है, ये एक दिया था रिकमेंडेशन की रेवेन्यू फ्रॉम द कॉर्पोरेट टैक्स शुड ऑल्सो बी शेयर्ड विद द स्टेट्स. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू हैव पावर टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेज इन स्टेट एंड इफ सिचुएशन इज नॉट एक्सेप्शनल देन स्टेट मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर डिप्लॉइंग द फोर्सेज. तो बेसिकली फंडा क्या है कि जो भी CRPF हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपने रैपिड एक्शन फोर्सेस भेज दिए किसी भी ऐसे स्टेट में जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, जहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ रहा है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट कि भाई ज़रूरत है तो बता दो तो हम डिप्लॉय कर देंगे, रादर दैन टेकिंग आर्बिट्री डिसीजन या फिर टेकिंग डिसीजन ऑन देयर ओन कि भाई हमने तो सेंट्रल फोर्सेस भेज दी. अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, तो सेंटर का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली होना समझ में आता है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फेल हो रहा है. ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए. बट अगर सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है तो फर्स्ट लेवल पे हमेशा कंसल्ट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि भाई पैरामिलिट्री फोर्सेज या सेंट्रल आर्म फोर्सेज चाहिए तो बता दो, वी कैन डिप्लॉय सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और लाइफ. ठीक है, सो ये तुम्हारा सरकारी रिकमेंडेशंस था ऑन इम्प्रूवमेंट इन द स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशन. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज आर्टिकल 1. ठीक है, सो आर्टिकल 1 बाय डेफिनेशन इट सेज दैट द इंडिया इज भारत. आर्टिकल 1 सेज दैट इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है कि भाई जितने भी हमारे यूटी स्टेट्स हैं कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड कलेक्टिवली यूनियन ऑफ स्टेट्स इज कॉल्ड एज इंडिया ऑल एज वेल एज भारत. ठीक है, तो एंशियंट में हम पढ़ेंगे भारतीय क्लैन वगैरह के बारे में, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर आएगा हमारा भारत क्लैन वगैरह पूरा, तो वहाँ पे हमें इसकी हिस्ट्री समझ में आएगी. बट अभी पॉलिटी के टर्म्स में आर्टिकल 1 स्टैंड्स फॉर योर इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट एंड इंडिया इज ऑल्सो नोन एज भारत. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, यूनियन ऑफ स्टेट्स मेक इंडिया
but they do not get the right to break away from the union and Indian union is indestructible. ठीक है, सो फंडा क्या है, collectively states are known as the union of states. ठीक है, but none of the states has the right to break away from the India. ठीक है, तो आप यूनियन का हिस्सा हैं बट आप कभी भी उस यूनियन को खुद तोड़ के नहीं जा सकते. ठीक है, यूएसए के अंदर सीन क्या है कि बेसिकली इंडिया जो है दैट इज़ यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. ठीक है, बट इंग्लैंड सॉरी यूएसए में क्या सीन है कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पे हर स्टेट के अंदर खुद का लेजिस्लेशन है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद की सुप्रीम कोर्ट है. तो वहाँ पे जो फेडरलिज्म है वो इक्वल लेवल पे है, मतलब यूनियन और मतलब सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे बराबरी का सीन चलता है. बट इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है बट यू डोंट हैव द राइट टू ब्रेक अवे फ्रॉम इंडिया. वंस अ स्टेट कंबाइंड स्टेट्स आते हैं कलेक्टिवली आर नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट. ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट लिखो, कंट्रीज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स मेनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस, अदरवाइज इंडिया इज़ वन यूनिफाइड कंट्री. बट ऑब्वियस चीज़ है कि भाई जब इतना बड़ा देश है तो उसमें हमने स्टेट्स को बाइफरकेट इसलिए करा हुआ है सो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ईजिली कर सके. एंड अकॉर्डिंगली स्टेट है जो स्टेट की लिस्ट अलग है, सेंट्रल जो यूनियन है पूरा वहाँ पे उसकी यूनियन लिस्ट अलग है, और कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट है. तो आप लोग उस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड कि किसको क्या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पिक करना है. ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर आर्टिकल 1 में, यूनियन ऑफ स्टेट ऑल्सो मीन्स दैट ओनली स्टेट्स take part in distribution of power with center, and UT as such are not included in expression of union of state, but they come under the territory of India, which includes all the states, all UTs and any territory that may be acquired by government of India at any point of time. तो मुद्दा क्या है, जब हम यूनियन ऑफ स्टेट्स बोल रहे हैं तो हम इसमें यूटी को एज अ टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करते. क्यों नहीं करते, बिकॉज यूटी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होता है. तो बाकी के जो स्टेट्स हैं कंबाइंड कलेक्टिवली आर नोन एज योर यूनियन ऑफ स्टेट्स. बट जब आप इसकी एसेंस की बात करोगे तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब आपका हर चीज़ से है. इसके अंदर आपका यूटी भी आ गया, इसके अंदर आपके स्टेट्स भी आ गए, इसके अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ सबको कंबाइंड करके ही आपका यूनियन ऑफ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स बनता है. ठीक है, इसके अलावा कुछ जो भी एक्सटर्नल टेरिटरीज होती हैं जो कि इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में एक्वायर करती है और उसको एज पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स बना के इंडिया में इंक्लूड करती है, वो रीजन को भी यूनियन ऑफ इंडिया में डिफाइन करा गया है. तो इसका प्राइम एग्जांपल है जैसे जो हमारी एनी टेरिटरी है बाद में एक्वायर करेगी, दैट वाज सिक्किम. ठीक है, सिक्किम को हमने इंक्लूड करा इंडिया में 1961 के आसपास, तो फिर वो इंडिया का पार्ट बन गया. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 में क्या है कि भाई पार्लियामेंट का कैसे क्या रोल है इन डिफाइनिंग द बाउंड्रीज एंड स्टेट्स एंड ऑल, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लिख लो इसमें, पार्लियामेंट में एडमिट इनटू द यूनियन और में इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एज इट फाइंड्स फिट. ठीक है, तो जैसे हरियाणा पंजाब, पहले हरियाणा कोई स्टेट नहीं था तो हरियाणा अलग से निकल के आया, पार्लियामेंट के थ्रू निकल के आया. ठीक है, तो ऐसे कई स्टेट्स हैं, जैसे साउथ के अंदर तेलंगाना बना. ठीक है, अब तेलंगाना अलग से निकल के आया है, राइट. तो ऐसे कई स्टेट्स हैं जो अलग से बने हैं, और ऐसे कई जैसे जम्मू एंड कश्मीर का सीन था जो पहले एक पूरा एक स्टेट था बट अब 2 यूटीज़ हो गया, लद्दाख अलग हो गया आपका एंड जम्मू कश्मीर अलग हो गया. तो ये सारी चीज़ें इवेंचुअली आती है ड्राइव होकर पार्लियामेंट से ही हैं, पार्लियामेंट के पास ही सारी पावर्स हैं. ठीक है, तो वो पावर्स आपको आर्टिकल 2 देता है. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन लैंड टू इंडियन टेरिटरी इज़ डन यूजुअली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. फॉर एग्जांपल सिक्किम. ठीक है, सिक्किम का आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही जो इनकॉर्पोरेशन है यूनियन ऑफ टेरिटरी के अंदर वो आपका अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज प्रेफर्ड ओवर पार्लियामेंट लॉ एज नेक्स्ट गवर्नमेंट कैन ईजिली रिमूव द प्रीवियस गवर्नमेंट लॉ, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ वेरी टफ. ये हमने डिस्कस करा था कि भाई जो भी लॉज बनते हैं, अगर आपका पार्लियामेंट का लॉ है, ठीक है, भले ही वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ हो, अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है इफ़ दे वांट टू रिपेल दैट लॉ तो वो भी सेम चीज़ कर सकती हैं. बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स ऐड हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं उसको चेंज करना बाद में, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज आपको 368 का यूज़ करके बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस को अप्लाई करना पड़ेगा टू रिमूव एनीथिंग दैट गेट्स एडेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है,
तो वही चीज़ मेंशन करी गई है. नेक्स्ट यू राइट, अंडर आर्टिकल 2 पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और स्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स इट फिट्स. ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर ही है क्या नामकरण होना चाहिए, कितने डायमेंशंस होने चाहिए, क्या टेरिटरी का आपका साइज़ रहेगा, कितने किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से आपका वो एरिया मिलेगा. एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट लॉ. ठीक है, एंड आइडियली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही आपके चेंजेस होते हैं इन द बाउंड्रीज एंड द डायमेंशंस ऑफ एनी स्टेट. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल 3. लिख लो इसके अंदर, इट अंडर आर्टिकल 3 इट कन्फर्स द पावर ऑन पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय डिवाइडिंग अ टेरिटरी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट और बाय मर्जिंग द टेरिटरी ऑफ एरियाज ऑफ 2 और मोर स्टेट्स. ठीक है, तो एग्जिस्टिंग स्टेट को ब्रेक करना हो या किसी 2 स्टेट्स को मिला के एक नई रीजन बनाना हो, नई टेरिटरी बनानी हो, नई स्टेट्स बनानी हो, तो ये सब आपका आर्टिकल 3 में है और ऑब्वियसली पावर आपकी पार्लियामेंट के पास ही है. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, आर्टिकल 3 ऑल्सो कन्फर्स द पावर ऑन पार्लियामेंट टू चेंज द नेम कॉमा बाउंड्री कॉमा एरिया ऑफ एनी स्टेट बाय मीन्स ऑफ लॉ. ठीक है, अगर आज के टाइम पे मैं चाहूँ कि भाई पंजाब का नाम बदल के कुछ और रखना है तो पंजाब का नाम बदल के कुछ भी हो सकता है. ठीक है, हरियाणा का नाम बदल सकते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम बदल सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन, नॉट ओनली द नेम बट बाउंड्री. कि भाई आज के टाइम पे मैं चाहूँ कि भाई लुधियाना पंजाब का पार्ट ना हो तो वो मैं बना सकता हूँ, उसको एक ऑटोनोमस या उसको यूटी डिक्लेयर करके बाकी का जो एरिया है पंजाब का वो सारा पंजाब के पास ही रहेगा एज अ स्टेट. बट लुधियाना का मैं चाहूँ तो भाई वो मैं यूटी डिक्लेयर कर सकता हूँ. ठीक है, ऑल दिस कैन बी अचीव थ्रू पार्लियामेंट लॉ. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एनी सच चेंज अंडर आर्टिकल 3 कैन बी ब्रॉट about by introducing a bill in either house of the parliament on the recommendation of the president. However, before recommending the bill in the house, president shall refer the bill to respective state legislature for its view. ठीक है, next you write, these views of the states are not binding upon the president, full stop. The bill is then passed by house of parliament through simple majority. Thus, it can seem that Parliament can unilaterally redraw the political map of states और India. ठीक है, तो फंडा क्या है कि भाई जिस स्टेट के संग आप उसका नामकरण या उसकी बाउंड्री चेंज करना चाहते हो उससे आप रिव्यू ले सकते हो स्टेट लेजिस्लेटर के थ्रू. बट उसका जो भी व्यू है या जो भी उसके सजेशंस हैं या जो उसका मतलब अगर वो मना भी करता है तो दैट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट. और उसके बेसिस पे ये इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, उस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है. तो प्रेसिडेंट अगर वो बिल प्रोसीड करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे अगर बोथ द हाउसेज पास दैट लॉ तो प्रेसिडेंट साइन करके अगर असेंट दे देते हैं तो स्टेट के संग कुछ भी चेंज करा जा सकता है, नाम, एरिया, कुछ भी. ठीक है, अगर आपको उसका मतलब कोई दूसरे स्टेट की कोई दूसरे स्टेट का डिस्ट्रिक्ट भी अगर इंक्लूड करना है तो दैट कैन ऑल्सो हैपन. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, territorial integrity of any state is not guaranteed by the constitution because India is indestructible union of destructible states. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रख लो. ठीक है, क्योंकि आपका स्टेट जो है वो कभी भी डिस्ट्रक्ट हो सकता है बिकॉज एज पर द पार्लियामेंट कोई भी जैसे अगर आप चाहो 28-29 स्टेट हैं तो 4 स्टेट्स को मर्ज करके एक पूरा एक सिंगल स्टेट बना दिया, दैट कैन ऑल्सो बी अचीव्ड. बट जो यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स विच डिफाइंस इंडिया दैट इज़ भारत, उसको आप कभी कोई भी ऐसा लॉ नहीं लेके आ सकते जिसकी वजह से वो डिस्ट्रक्ट हो. हेंस इट इज़ नोन एज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, ऑन द अदर हैंड यूएसए इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, laws made under article 2 or 3 are not regarded as constitutional amendments, full stop. State can initiate bill to amend the name of its own but it needs parliament approval. ठीक है, तो अगर कोई स्टेट चाहता है कि भाई हम खुद से अपना नाम बदलना है और वो स्टेट लेजिस्लेटिव में वो बिल इंट्रोड्यूस करके उसको पास भी करा देता है, बट इवेंचुअली प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होता है तो वो आता पार्लियामेंट के पास ही है फाइनली. और अगर पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट करता है तो स्टेट का बिल वहीं कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, सुप्रीम कोर्ट इन 1960 answered that Parliament under Article 3 can divide a state by passing an ordinary law but can't be given
द पीस ऑफ टेरिटरी टू एनी अदर कंट्री, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप नामकरण चेंज कर रहे हो तो वो सब पार्लियामेंट के लॉज के थ्रू, आप ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू कर सकते हो, बट यू कांट गिव अवे अ पीस ऑफ योर लैंड टू एनी एक्सटर्नल कंट्री। अगर आपको कोई पीस ऑफ लैंड देनी है, जैसे हमने बांग्लादेश के संग टेरिटरी एक्सचेंज करी हुई है हिस्ट्री में, हमने पाकिस्तान के संग भी करी हुई है, तो अगर आपको किसी कोई पीस ऑफ लैंड आपको देनी है दूसरी कंट्री को, तो फॉर दैट यू नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फॉर दिस यू नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। And if the territory is needed to be given to a foreign country on lease, then that can be done through simple bill। बल जैसे आपको 50 साल के लिए देनी है, 100 साल के लिए देनी है, तो वो आप एक सिंपल बिल के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको वो टेरिटरी परमानेंटली देनी है तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, ठीक है। सो लिख लो, he is the lawyer of government, comma, and he is not employed by the government but he gives his services to the government, ठीक है। आर्टिकल आपका 76 है, अटॉर्नी जनरल से स्पेसिफिक। नेक्स्ट यू राइट, he can practice in parallel but he can't represent a case against गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो भी केस लड़ता है, जो भी लीगल डिस्कशंस करता है केस के बिहाफ पे, वो हमेशा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट का, वो बस अपनी सर्विसेज देता है एज अ लॉयर, ठीक है। इन पैरेलल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन प्रैक्टिस द लॉ ऑन हिज ओन बट ही कैन नेवर टुक अ केस अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ नेक्स्ट यू राइट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि भाई आप मेरे बिहाफ पे आके केस लड़ो, वो लड़ सकता है, बट स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है तो वो केस नहीं ले सकता, ठीक है। नेक्स्ट राइट, अटॉर्नी जनरल इज अ लीगल कंसल्टेंट ऑफ स्टेट्स, ब्रैकेट में लिख लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट्स, ठीक है। कि भाई किसी जैसे हरियाणा गवर्नमेंट को अगर आज के टाइम पे कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द जूनियर ऑफ अटॉर्नी जनरल हु रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट राइट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट राइट, अटॉर्नी जनरल गेट्स रिटेनर एंड नॉट द सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे जो नॉर्मल लॉयर्स के संग हम करते हैं कि भाई उनकी फ़ीस देते हैं हम, उनको सैलरी नहीं देते फॉर देयर सर्विसेज एंड कंसल्टेशन, सिमिलर प्रिंसिपल पे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एक रिटेनर देते हो जो भी गवर्नमेंट आती है, ठीक है, टू एक्ट एज अ लॉयर ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। नेक्स्ट राइट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। आज के टाइम पे मैं चाहूँ कि किसी एक्सवाइजेड लॉयर को अटॉर्नी जनरल बना दूँ, कल मैं चाहूँ या 6 महीने बाद चाहूँ किसी और को बना सकता हूँ, दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट राइट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड फॉर 3 years और टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट राइट, टू बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हिज क्वालिफिकेशन मस्ट बी फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो जो सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन होती है, सेम वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस लॉयर की या उस बंदे की जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एडवाइसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स एंड रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट बिफोर द कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, एट स्टेट लेवल वी हैव एडवोकेट जनरल ऑफ एवरी स्टेट, ठीक है। हर स्टेट के लिए वैसे बाइफिकेशन जो दिया गया है वो ये है कि पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यू हैव अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। हर स्टेट के लिए यू हैव एडवोकेट जनरल, ठीक है। इसके अलावा एक सॉलिसिटर जनरल भी आता है, वो एक जूनियर होता है अटॉर्नी जनरल का। ऑल्सो सॉलिसिटर जनरल जो है वो आपका एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंजॉयज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कहीं भी किसी भी कोर्ट में अगर कोई भी केस है तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी भी अगर कोई भी केस चल रहा है तो उसमें वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं जस्ट एज एन ऑब्जर्वर ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमेटी विदाउट राइट टू वोट, ठीक है। तो जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ वगैरह होती हैं, आइडियली उनमें वोटिंग्स भी होती हैं, बट अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट वोट नहीं कर सकते, बिकॉज इवेंचुअली आप बस एज एन ऑब्जर्वर गए हो, आप उसके मेंबर नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट राइट, रिटेनर अमाउंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट विच इज़ इक्वलेंट टू द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है।
सेल्फ अंडरस्टूड है। प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं कि कितना रिटेनर देना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, और वो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी के बराबर ही होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के, ठीक है। नेक्स्ट राइट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंजॉयज प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी विच आर अवेलेबल फॉर एमपीज, ठीक है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी होती हैं वो ही एक्सटेंड की जाती हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट राइट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज असिस्टेड बाय सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। नेक्स्ट राइट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बट सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बट स्टैट्यूटरी पोस्ट, ब्रैकेट में लिखना, एज दे आर क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट लॉज। नाउ इट इज़ योर होमवर्क टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड कि कौन से पार्लियामेंट लॉज के बेसिस पे आपके सॉलिसिटर जनरल का जो पोस्ट है वो क्रिएट करा गया था, एंड व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल स्पेसिफिक टू योर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 76, ठीक है। नेक्स्ट राइट, एज अ कन्वेंशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिजाइंस आफ्टर द चेंज ऑफ गवर्नमेंट एंड न्यू गवर्नमेंट अपॉइंट्स न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कन्वेंशन है कि भाई रूलिंग गवर्नमेंट अगर जाती है और कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिजाइन कर देगा एंड द न्यू गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ न्यू AGI, ठीक है। दैट इज योर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट पॉइंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट और अ फुल टाइम काउंसिल of government and his office is acted as an office of profit, ठीक है। तो भाई वो क्योंकि एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, काउंसिल हैं, तो उनका जो ऑफिस होता है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसलिए वो 100% डेडिकेटेडली वो नहीं है कि भाई एम्प्लॉयर है गवर्नमेंट के, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज 69 विल डिस्कस फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC एंड स्टेट PCS पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। तो क्विक सेशंस में लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे बिकॉज इंडिपेंडेंट चीज़ें ही रह गई हैं विच होल्ड्स मतलब टेक्निकली दीज डजंट होल्ड एनी लार्ज इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी तक जो हमने बिल्ड करा है उन सबको ही यूज़ करके हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।